हे गाइस, तो हमारा आज का टॉपिक है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म है क्या? किसने ये टर्म दी? इसके क्या सिग्निफिकेंस थे या इसके क्या इफ़ेक्ट थे? ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मर्केंटिलिज्म टर्म है, ये किसने दी? तो ये टर्म 1776 में एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ, इन्होंने दी थी ये टर्म 1776 में। जो मर्केंटिलिज्म का पीरियड है, वो अप्रॉक्सीमेटली ये माना जाता है कि ये जब पॉपुलराइज़ हुआ यूरोप में, तो ये 1500 के अराउंड मतलब पॉपुलराइज़ होना स्टार्ट हुआ। तो ये माना जाता है। मर्केंटिलिज्म में आइडियोलॉजी क्या थी कि जो ट्रेड है, ट्रेडिंग कंपनीज़ है, उन पर मोनोपोली की जाए। आइडियोलॉजी, मोनोपोली ओवर ट्रेडिंग कंपनीज़, ठीक है? मतलब एक मदर कंट्री चाह रही थी कि उनकी मोनोपोलीज़ हो, उनकी मोनोपोली हो ट्रेडिंग कंट्रीज़ पे, और जो दूसरी है वो चाह रही थी कि उनकी मोनोपोली हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, वो चाह रहा था कि उनकी मोनोपोली हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग कंपनीज़ हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ हो। तो ब्रिटेन अपनी मोनोपोली चाह रहा था, फ्रांस अपनी मोनोपोली चाह रहा था ट्रेडिंग कंट्रीज़, ट्रेडिंग कंपनीज़ पे। तो जो पॉलिसीज़ ली गई, मेजर्स अपनाए गए 15th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, ठीक है? टू एक्वायर वेल्थ एंड पावर, कि किस तरह से वेल्थ एक्वायर की जाए, किस तरह से पावर एक्वायर की जाए। जो मेजर अपनाए गए थे, उन्हीं को अ काइंड ऑफ मर्केंटिलिज्म कहा गया है। अगर हम इस पीरियड की बात करें तो इसी से ही पहले फ्यूडलिज्म चला था। फ्यूडलिज्म, ठीक है? और 19th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक। 14th सेंचुरी में रेनेसां आ गया था। जब रेनेसां आया तो उसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि मर्केंटिलिज्म है, उसको ग्रोथ मिली, ठीक है? तो मर्केंटिलिज्म क्या था, आइडियोलॉजी क्या थी, मोनोपोली किसकी थी, किस लिए ये किया गया, टू एक्वायर वेल्थ एंड पावर, ठीक है? ये सब हमने देख लिया। अब एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या चल रहा था। फॉर एग्जांपल, ये आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन है ये, ठीक है? तो ये मदर कंट्री है। क्यों है ये मदर कंट्री? क्योंकि इसके अंडर कॉलोनीज़ थी, ठीक है? ये मान लेते हैं हम इंडिया है, ठीक है? और यहाँ पे कोई और कंट्री मान लेते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका फॉर एग्जांपल। आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ मैप ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, तो ये इंडिया है, ये साउथ अफ्रीका है। अब जो ब्रिटेन है, वो इनसे रॉ मटेरियल लेगी, ठीक है? पहले रॉ मटेरियल ले रही है और फिर इनको अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है? इनसे भी रॉ मटेरियल ले रही है और इन्हें भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है। पर दीज बोथ वर रिस्ट्रिक्टेड, कि ये एक दूसरे से ना ही रॉ मटेरियल ले सकते हैं और ना ही अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी कॉलोनी का आपस में ट्रेड बंद था, उन्हें अपनी मदर कंट्री से ही रॉ मटेरियल देना पड़ता था और उन्हीं से ही प्रोडक्ट लेने पड़ते थे। तो जो ये चीज़ थी, ये सारा प्रोसेस, इन सबको मर्केंटिलिज्म कहा गया है कि ऐसे मर्केंटिलिज्म में चीज़ें वर्क कर रही थी। उसके बाद ये किस आइडिया पे बेस्ड थी? इसका आइडिया ये था कि किसी भी नेशन की, मीन्स मदर कंट्री की, जो नेशन की वेल्थ है और पावर है, उन्हें तभी बेस्ट तरीके से सर्व किया जा सकता है। किसी भी नेशन की वेल्थ या पावर को तभी बेस्ट तरीके से सर्व किया जा सकता है जब वहाँ पर जो एक्सपोर्ट हैं उन्हें इंक्रीज़ किया जाए और जो इम्पोर्ट हैं उन्हें डिक्रीज़ किया जाए। तो ये इस आइडिया पे बेस्ड थी कि किसी नेशन की जो वेल्थ है और पावर है, वो बेस्ट तरीके से सर्व तभी की जा सकती है अगर एक्सपोर्ट बढ़ाए जाएँ और इम्पोर्ट घटाए जाएँ। तो अब मर्केंटिलिज्म में क्या हुआ? जैसे जो स्टेट थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ट्रेड की वैल्यू क्या है, ठीक है? उसी ट्रेड की वजह से जो स्टेट्स थी उनमें वेल्थ आ रही थी, ठीक है? और रेवेन्यू स्टेट के लिए आ रहा था। तो जो इमर्जिंग स्टेट्स थी, मतलब जो न्यू न्यू इंडिपेंडेंट हो रही थी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन रही थी, उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया कि ट्रेड की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो एक तो ये हुआ कि जो ट्रेड था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, ठीक है? जो फ्यूडल स्टेट्स थी, जो फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर स्टेट्स थी, उनका जो रेवेन्यू है वो घट गया, क्योंकि फ्यूडलिज्म खत्म हो चुका था, खत्म हो रहा था, ठीक है? जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, मतलब जो किंग के हाथों में अथॉरिटी थी, ठीक है? उसकी पावर बढ़ गई, ठीक है? मतलब मोनार्की आने लगी। जो पहले फ्यूडल्स ने अपने हाथ में पावर ले ली थी, वो खत्म हो गया था, ठीक है? पहले कोर्ट्स का कोई सिस्टम नहीं था। अब जो कोर्ट्स थे,
वो भी डेवलप होने लगे थे, ठीक है? तो ये चीज़ें आई जो न्यू इमर्जिंग स्टेट्स थी, वो उनकी वजह से भी ये चीज़ें मतलब ज़्यादा हो रही थी, ठीक है? अब इसमें हुआ क्या मर्केंटिलिज्म में, जो सेंट्रलाइज़ स्टेट थी, मतलब जो सेंट्रलाइज़ अथॉरिटी थी, वो स्ट्रेंथनिंग होगी उसकी, वो मजबूत होगी, मतलब जो किंग के हाथ में पावर आ गई और वो चीज़ मजबूत होगी, ठीक है? और दूसरा, जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, जो पहले किसके हाथ में थी, फ्यूडल लॉर्ड्स के, वो सब वीक हो गई, ठीक है? क्योंकि अब पावर किंग के हाथ में चली गई थी। तो ये लोकल अथॉरिटीज़ थी जो लोकली राज कर रहे थे जो लोग, जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इन सब की जो अथॉरिटी थी वो वीक हो गई काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो ये मर्केंटिलिज्म के बारे में है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसके इफ़ेक्ट क्या हुए, मर्केंटिलिज्म के क्या इफ़ेक्ट हुए, ठीक है? तो पहला इफ़ेक्ट क्या हुआ कि इसने जो इम्पेरियलिज़्म था ना और जो कोलोनियलिज़्म था, इम्पेरियलिज़्म और कोलोनियलिज़्म, इन दोनों को, ठीक है, यूरोपियन नेशंस में था जो ये, इन दोनों को इसने क्या किया, बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि जो मदर कंट्रीज़ थी, दे हैव रियलाइज़्ड कि आप जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाओगे, जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ की इकोनॉमी आपके हाथ में होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है? तो इसने क्या किया, इम्पेरियलिज़्म और कोलोनियलिज़्म को की ग्रोथ की, ठीक है? क्योंकि जो कॉलोनीज़ थी, उनको क्या कंसीडर किया जाता था, एक तो रॉ मटेरियल के लिए उन्हें कंसीडर किया जाता था, ठीक है? और दूसरा अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी मार्केट माना जाता था, ठीक है? तीसरा ये कि वहाँ से वो वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज़ थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये वैल्यूएबल मेटल्स थे, ये लेके आ रहे थे वो वहाँ से, ठीक है? तो वो जित तो इसलिए वो बहुत जो मदर कंट्रीज़ थी, दे वर कीन टू होल्ड मोर कॉलोनीज़ एज़ दे कैन, ठीक है? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ अपने कब्ज़े में कर रहे थे। तो ये चीज़, फर्स्ट चीज़ तो यही हुई, इम्पेरियलिज़्म और कॉलोनियलिज़्म बढ़ा इस पीरियड में। अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, तो जो कॉलोनीज़ थी, उनसे बेनिफिट हो रहा था मदर कंट्रीज़ को, ठीक है? क्योंकि जो दे उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कोलोनाइज़्ड पार्ट्स थे नॉर्थ अमेरिका के या साउथ अफ्रीका के या फिर साउथ अमेरिका के या अफ्रीका के, ठीक है? उनको क्या करना पड़ता था कि जो भी उनका रॉ मटेरियल था, वो उन्हें अपने कोलोनाइज़र्स को ही देना पड़ता था, ठीक है? और उन्हीं से ही फिनिश्ड गुड उन्हें बाय करनी पड़ती थी। तो क्या इसमें बेनिफिट किसका हो रहा था? जो मदर कंट्रीज़ थी। ठीक है? क्योंकि उनके अंदर जो भी कॉलोनीज़ थी, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, ठीक है? चाहे साउथ अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, जो भी कॉलोनीज़ थी उनके अंदर, इन्हें क्या करना पड़ता था, अपना जो रॉ मटेरियल है, इन्हें ही देना पड़ता था और फिनिश्ड गुड इन्हीं से ही लेनी पड़ती थी। तो बेनिफिट भी इसमें मदर कंट्री का हो रहा था। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, ये एक अनफ़ेवरेबल ट्रेड बैलेंस था। अनफ़ेवरेबल ट्रेड बैलेंस। अब अनफ़ेवरेबल ट्रेड बैलेंस का क्या मतलब है? कि यहाँ पे ट्रेड तो हो रहा था, ठीक है? पर ये जो था, ये किसी दोनों के फ़ेवर में नहीं था। ठीक है, मीन्स एक जो मदर कंट्रीज़ थी उन्हें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, ठीक है? और जो कॉलोनाइज़्ड कंट्रीज़ थी, जो उनकी कॉलोनीज़ थी, ठीक है? उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। इवन उन्हें ही हैवी टैक्स, हैवी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ रही थी, ठीक है? तो ये जो ट्रेड बैलेंस था, ये बहुत ज़्यादा अनफ़ेवरेबल था, मीन्स एक के ही फ़ेवर में था। और उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ, इन अनफ़ेवरेबल ट्रेड बैलेंस की वजह से जो वॉर्स हुई, वो एक और चीज़ हुई, इनकी वजह से वॉर्स हुई। कैसे? जो एक तो एंग्लो डच वॉर हुई, ठीक है? ये मोस्ट फेमस वॉर। और एक फ्रेंच फ्रांस डच वॉर हुई। ये 2 वॉर्स जो मेनली हुई अनफ़ेवरेबल ट्रेड बैलेंस की वजह से, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन परचेजिंग गुड्स लेड टू हाई प्राइसेस। अब क्या था, जो कॉलोनीज़ थी, उन्हें रिस्ट्रिक्टेड था कि वो किसी और कॉलोनी से, किसी और कंट्री से चीज़ें बाय नहीं कर सकती थी। उन्हें अपनी मदर कंट्री से ही थिंग्स को बाय करना था, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें वो बहुत हाई प्राइसेस में मिलती थी, ठीक है? तो और उन्हें वो खरीदनी पड़ती थी क्योंकि और कंट्रीज़ से उनका सामान खरीदना रिस्ट्रिक्टेड था। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ठीक है? इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटेन था, और हमें पता है कि जो अमेरिका थी वो पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो ब्रिटेन और अमेरिका में काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन पैदा हुआ और उसकी वजह से उसका रिजल्ट हमें पता ही है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है? और उसकी वजह से आज हमें पता है कि जो अमेरिका है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो ब्रिटेन और अमेरिका में वो हुआ, फ्रिक्शन हुआ, ठीक है? आपस में उनकी अनबन हुई, लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हो रहा है, एंड फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ और अमेरिका ने अपने आप को फ्री कर लिया 1789 में, ठीक है? अब हम सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। सिक्स पॉइंट में बस ये है कि जो एडम स्मिथ थे, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था 1776 में, उन्होंने कहा
कि एडम स्मिथ के व्यू थे कि जो ये मर्केंटिलिज्म है, इसमें जो ग्रोथ रेट है, मतलब जो कंट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, वो लो है, ठीक है? जो वेल्थ है, वो सब में नहीं बनती है, वो कॉन्सन्ट्रेटेड है फ्यू हैंड्स में, ठीक है? फ्यू कंट्रीज़ में, और हम बोल सकते हैं फ्यू मदर कंट्रीज़ में वेल्थ कॉन्सन्ट्रेटेड है, ठीक है? और जो लोग हैं, बहुत से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनके पास जिनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है? जिनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है? और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी पूरी तरह से हैम्पर्ड हो गई है। तो ये एडम स्मिथ के वर्ड्स थे कि जो ग्रोथ रेट है वो लो हुई है, जो वेल्थ है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ लोगों के हाथ में, और जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पूरी तरह से हैम्पर्ड हो गई है, ठीक है? तो ये उनके वर्ड्स थे। हमने इफेक्ट्स देखे, अब हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस था मर्केंटिलिज्म का, क्या इम्पोर्टेंस थी, ठीक है? तो क्या हुआ कि इसमें जो फर्स्ट टाइम हम बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ कि जो प्रीशियस मेटल्स हैं, प्रीशियस मेटल्स क्या थी, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक? गोल्ड एंड सिल्वर, ये मेनली ये दो थी, मतलब तो इनको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई कि उस टाइम पे, ठीक है? जो फॉरेन ट्रेड था उन्हें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, फॉरेन ट्रेड को। और फिर एक ये चीज़ हुई थी, जैसे हमने बोला कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो एक एक के फेवर में था, वो दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल नहीं था। मदर कंट्रीज़ के फेवर में हो रहा था जो ट्रेड था, मदर कंट्रीज़ के फेवर में हो रहा था। और एक और चीज़ जो इसमें बढ़ी वो थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज़, क्योंकि उन्हें अपना रॉ मटेरियल के लिए और प्रोडक्ट सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए वो कॉलोनीज़ में ही करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कॉलोनीज़ वो इम्पोर्टेंस देते थे इस चीज़ पे कि जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ एक्वायर की जाए उतना ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, ठीक है? इसमें एक और चीज़ हुई, वो हुई इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल जो कंट्रोल था वो कुछ लोगों के हाथ में आ गया, ठीक है? और वो कुछ लोग कौन थे? मेनली ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगल, ये मेन कंट्रीज़ थी उस टाइम पे, ठीक है? तो क्या सिग्निफिकेंस है, जो प्रेशियस मेटल है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंस बनी, जो ट्रेड था वो फेवर में था मदर कंट्रीज़ के, और ज़्यादा कॉलोनीज़ एस्टैब्लिश करी उन्होंने, जो इंडस्ट्रीज़ थी एंड कॉमर्स था उनका कंट्रोल कुछ कंट्रीज़ के हाथ में आ गया, ठीक है? तो ये हमने सिग्निफिकेंस देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि इसका डिक्लाइन हुआ क्यों फिर? जब सब कुछ उनके फेवर्स में हो रहा था, जो मेनली पावर्स थी, ठीक है? जो मेन पावर्स थी उस टाइम की, तो फिर डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या वजह थी? तो पहला पहला जो रीज़न था उसमें ये है कि जो एक्सेसिव इम्पोर्टेंस है वो पैसे को दी जाने लगी, मनी को दी जाने लगी, ठीक है? जो मनी होगी वो एक्सेसिव इम्पोर्टेंस दी जाने लगी उसको, ठीक है? तो क्या था, जो लोग थे वो इंगेज्ड हो गए इन होर्डिंग मनी, ठीक है? कि जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए उतना करो, ठीक है? पर उसके बावजूद भी जो वर्कर्स थे उनकी जो सैलरी थी वो फिक्स थी, एकदम सब्सिस्टेंस लेवल पे, जिस पे उनका गुज़ारा हो सके। तो उसकी वजह से उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, ठीक है? कोई वेलफेयर स्कीम्स नहीं थी, सब कुछ हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, उसमें वर्कर्स काम कर रहे थे, पर उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम्स नहीं थी, ठीक है? और ऐसी कंडीशन में वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे, ठीक है? दूसरा हम देखते हैं कि जो 70-50 से 70 का पीरियड है, ठीक है? उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था लेसेज फेयर का, लेसेज फेयर। तो इसका मतलब क्या था, और ये कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में फैल गया था, ठीक है? कि जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम इंटरफेरेंस करेगी, इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है? किसमें? इकोनॉमिक अफेयर्स में, किसके? ऑफ सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। तो ये कॉन्सेप्ट आया था, इसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। जो ये चीज़ थी कि कॉलोनीज़ किस अपनी मदर कंट्री को ही प्रोडक्ट ले सकती है, ऐसे करके वो वाली चीज़, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था इसका, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो फ्यूडलिज़्म खत्म हो चुका था, जो कंप्लीट अथॉरिटी थी वो किसके हाथ में आ गई थी? किंग के हाथ में आ गई थी, ठीक है? तो जो किंग की पावर थी दैट वाज़ स्वेल्ड, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है? तो किंग था, उसने भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? वो भी अपनी पावर्स का अब्यूज़ कर रहा था, ठीक है? उसकी वजह से क्या हुआ, जो मर्केंटिलिज़्म है उसके अगेंस्ट डिसकंटेंट फैलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले जो फ्यूडल्स थे उनके हाथ में थी पावर, और अब किंग के हाथ में आ गई। तो फिर लोगों को लग रहा था कि शायद दिस इज़ द रीज़न कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो किंग है ही इज़ नॉट डूइंग वेल, ऐसे करके। उसके बाद जो मर्केंटिलिज़्म था उसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंस दी जा रही थी ट्रेड को, सेकंड इम्पोर्टेंस दी जा रही थी इंडस्ट्री को, और जो थर्ड इम्पोर्टेंस थी वो दी जा रही थी एग्रीकल्चर को, ठीक है? और इससे पहले क्या था, फर्स्ट इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर को दी जाती थी,
और अब ऐसा नहीं हो रहा था, उसे थर्ड इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, थर्ड प्रेफरेंस दी जा रही थी। तो क्या हो रहा था जो एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के वेज होते हैं उन्हें पूरी तरह निगलेक्ट किया जा रहा था और इम्पोर्टेंस दी जा रही थी फॉरेन ट्रेड को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी इकट्ठी की जा सके, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम जानते हैं कि जो फ्रांस है वो स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चर के लिए था, ठीक है। डेट वॉज लेस इन टू ट्रेड और इंडस्ट्री, ठीक है, बट वहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप था। पीपल जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंडल्ज थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब जो फ्रांस था उसमें एग्रीकल्चर था, उसकी कंडीशन भी बहुत नीचे आ गई, ठीक है। तो अब जब एग्रीकल्चर जो उसकी मेन इकोनॉमिक सोर्स था वो कम हो जाएगा, तो जो राजा महाराजा थे उन्होंने क्या किया, वो टैक्सेस ज़्यादा लगाने लगे ताकि वो रॉयल ट्रेजरी को भर सके, ठीक है। अब अगर वो ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे और एग्रीकल्चर की इंप्रूवमेंट के लिए कोई स्कीम्स नहीं लाएंगे, तो ऑब्वियसली दैट विल प्रोवोक डिसकॉन्टेंट, ठीक है। और लोगों ने ओपनली इस चीज़ की निंदा करनी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो जो मर्केंटलिज्म था उसमें जो मदर कंट्रीज थी, और या फिर हम बोल सकते हैं जो किंग्स थे, ठीक है, दैट वर नॉट मॉडिफाइंग और मेकिंग चेंजेस इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू टाइम, नॉट मॉडिफाइंग अकॉर्डिंग टू टाइम। क्या हो रहा था कि अब जैसे जैसे फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा था, ठीक है, तो जो टेक्निक है, ठीक है, और जो स्कोप है प्रोडक्शन का वो भी एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्शन है उसकी जो मशीनरी थी वो इम्प्रूव हो रही थी, ठीक है। तो उसके लिए उससे क्या हो रहा था, वो ज़्यादा हो रहा था, ठीक, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी। तो और जो ट्रेड था और कॉमर्स था उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो एक्सपैंड तो हो रहा था ट्रेड, पर उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो उस तरह से कर नहीं पा रहे थे उसको जैसे वो करना चाहते थे, ठीक है। तो और जो फ्री ट्रेड था, पीपल रियलाइज्ड लेसेज फेयर की वजह से कि जो फ्री ट्रेड है दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो फिर एक तो ये चीज़ हुई, और जो प्राइवेट कंपनीज़ थी, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज़ थी, दोज़ वर सरपास्ड द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज़, ठीक है। मीन्स दोज़ वर डूइंग बेटर देन द गवर्नमेंट कंपनीज़। तो ये भी एक मेन रीज़न हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो मॉडिफिकेशन नहीं हो रही थी टाइम के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, पर ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से वो नहीं एक्सपैंड कर पा रहे थे ट्रेड को, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनीज़ थी वो ज़्यादा अच्छा कर रही थी, दैट वाज सरपासिंग गवर्नमेंट कंपनीज़, ठीक है। और एक और रीज़न ये था कि जो लोग थे दोज़ वर रियलाइजिंग दैट फ्री ट्रेड इज़ मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिक्लाइन के रीज़न। अब हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं मर्केंटिलिज्म के बारे में क्या थी। तो पहली चीज़ तो ये कि ऐसा बोला गया उस टाइम पे कि जो नेशनल वेल्थ है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो मदर कंट्रीज़ हैं वो मर्केंटिलिज़्म को बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है? नेशनल वेल्थ वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है? ये एक इकोनॉमिक सिस्टम था जहाँ पे मनी रिलेटेड बातें हो रही हैं, ट्रेड रिलेटेड बातें हो रही हैं, ऑब्वियसली वो एक इकोनॉमिक सिस्टम होगा। बट ऐसा बोला जाता है कि वो इकोनॉमिक कम, ठीक है? बट इकोनॉमिक था, पर उसके पीछे का जो रीज़न था वो पॉलिटिकल था, ठीक है? वो कैसे था? जो स्टेट की इंटरफेरेंस थी वो इकोनॉमी में, ठीक है, वो ट्रेड और प्रोडक्शन पे उनका एम नहीं था, ठीक है, कि वो नेशनल वेल्थ को बढ़ाएँ, नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाएँ, नेशनल ग्रोथ को बढ़ाएँ, ट्रेड और प्रोडक्शन थे, दैट वाज़ नॉट देयर एम। उनका एम ये था, दे वांट टू स्वेल द रॉयल ट्रेज़री, ठीक है, अपनी रॉयल ट्रेज़री को भर लो, और उसके बाद जो नेवल फ्लीट्स हैं, जो क्या कहते हैं उसे, नेवल फ्लीट्स, नेवी वाली आर्मी है जो, ठीक है, एंड जो उनकी अपनी आर्मी है, स्टैंडिंग आर्मीज़, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज़ करना उनका मेन एम था, ठीक है। उन्होंने एम किया एट एक्यूमुलेटिंग प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, अपने ट्रेड्स को एक्सपोर्ट करना, और इम्पोर्ट करना, इम्पोर्टेशन को रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। और ये कहाँ-कहाँ, किस-किस कंट्रीज़ में मेनली था, कौन-कौन सी मदर कंट्रीज़ थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्तुगल एंड ब्रिटेन। दीज़ वर द मेन कंट्रीज़, ठीक है। तो हमने जैसे-जैसे पढ़ा, जो स्पेन और पोर्तुगल थे, उनका मेन मेन एम था कि वो गोल्ड और सिल्वर को कैप्चर करें, ठीक है। फ्रांस का मेन एम था कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएँ। ब्रिटेन का मेन एम था कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को अपने अंडर कंट्रोल रखें। जर्मनी का मेन एम था कि वो अपनी रॉयल ट्रेज़री को बढ़ावा दें, ठीक है। मतलब रॉयल ट्रेज़री को पूरी तरह भर दें, इंक्रीज़ कर दें, और उसके बाद वो मिलिट्री फोर्सेस को एक्सपैंड कर दें। तो ये इनके मेन एम थे, और दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू गॉट इट।